हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एसी परिपथ मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती परिपथ का हमने 20 नंबर तक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव इसमें है। आज हम लोग इससे आगे का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका मेहनत ही आपकी ज़िंदगी बदलता है। टीचर क्या होता है? टीचर एक मार्गदर्शक होता है। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। छात्र ही आईएएस आईपीएस बनते हैं। छात्र के मेहनत ही दुनिया में छात्र को महान बनाता है। इसलिए आप सही तरीका से मेहनत करें, निश्चित सफलता मिलेगा आपको। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है। में क्रमशः N1 व N2 लपेट है। तब नंबर ए, N1 ग्रेटर देन N2। नंबर बी, N2 ग्रेटर देन N1। नंबर सी, N1 बराबर N2। नंबर डी, N1 बराबर 0। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, लगातार 2016, 2019, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 व N2 लपेट है, मतलब तार का लपेट है। तो तब कौन सा रिलेशन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बेटा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का ये क्रॉड है। क्या है? क्रॉड। ठीक है। और ये है तांबे के मोटे तार का कम फेरा, और ये है तांबे के पतले तार का ज्यादा फेरा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का होता है, तांबे का जो मोटे तार का कम फेरा वाला होता है वो होता है प्राइमरी कॉइल, और तांबे के पतले तार का जो अधिक फेरा होता है वो सेकेंडरी कॉइल होता है। ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। क्या है ये? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो यहां क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी कॉइल, सुनिए क्वेश्चन, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 व N2 लपेट है, तो इसमें कौन सा रिलेशन राइट होगा? तो भैया सिंपल सी बात है कि प्राइमरी में यदि फेरों की संख्या N1 मान लो और सेकेंडरी में तार के फेरों की संख्या N2 मान लो, तो ऑलरेडी क्या देखते हो कि सेकेंडरी में तार के फेरों की संख्या जो है वो प्राइमरी से ज्यादा है। तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। तो आप आंसर बी लिख दो आंख मूंद करके। आज जो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कहता है 100 ओम का प्रतिरोधक, एक न्यूमेरिकल है ये, 100 ओम का प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोधक 220 वोल्ट
220 वोल्ट कोमा 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर प्रवाहित धारा का आरएमएस मान होगा। प्रवाहित धारा का आरएमएस मान होगा। पहला ऑप्शन है 2.2 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 1.56 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 1.56 मिली एम्पियर और डी नंबर ऑप्शन है 2.2 मिली एम्पियर। देखो यही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर प्रवाहित धारा का आरएमएस मान बताइए। मतलब आपके पास कोई एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध है 100 ओम और उसको 220 वोल्ट अब 50 हर्ट्ज आवर्ती के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया। तो हमको कहता है कि उस स्रोत से प्रवाहित धारा का आरएमएस मान क्या होगा। आरएमएस मान मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको आप वर्ग माध्य वर्गमूल मान कहते हो। तो देखो हम बताते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 100 ओम, ठीक है। वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट और आवर्ती कितना दे रखा है, आवर्ती दे रखा है 50 हर्ट्ज। मतलब जिस प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ा गया है उसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज है। आपको कहता है आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, तो आप एक बार बताओ करंट आई बराबर क्या होता है, V बाय आर एन होता है, पढ़े लो ओम्स लॉ से। V बराबर आई आर, तो आई बराबर V बाय आर। तो V कितना है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय R कितना है 100 ओम है, एक जीरो कैंसिल और इसको 22 में 10 से भागा तो 2.2 आएगा, ये ना आएगा, इतना एम्पियर आएगा। अब आप कहता है करंट का आरएमएस मान क्या होगा, तो करंट का आरएमएस मान क्या होता है बताइए। करंट का आरएमएस मान होता है आई नॉट बटा √2, पता है कि नहीं होता है। करंट का आरएमएस वैल्यू यही होता है। तो यहाँ से ये जो करंट आया है यही तो करंट का शिखर मान हो जाएगा ना, यही आई नॉट के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 2.2 और डिवाइडेड बाय √2 होगा कि नहीं। अब तुम यदि इसको गुना करो तो इसको क्या करो, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, √2 डिवाइडेड बाय √2 और गुना √2 बटे √2, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2.2 √2 और डिवाइडेड बाय √2 गुना √2 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये होगा 1.1 √2। अब बताइए √2 का मान कितना होता है, सबको पता है, तो 1.1 और √2 का मान होता है 1.414। बेटा जब इसको गुना करोगे तो ये आएगा 1.56 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। तो आप आंसर बी लगा सकते हो। क्या समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर है 23 कहता है कि ये किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल लिखो या वोल्टेज लिखो, एक ही बात है। विद्युत वाहक बल या विभवांतर लिखो के बीच कलांतर होता है, कलांतर होता है। पहला ऑप्शन है π/2 लिखे हैं 90 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है π/4। तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है पाए। देखो क्वेश्चन कहता है कि एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल, वोल्टेज बोल या विद्युत वाहक बल बोल एक ही बात हुआ, के बीच कलांतर होगा। आप जानते हो कि एलसीआर परिपथ में कलांतर कितना होता है, बताओ, पढ़ाए? एलसीआर परिपथ की कलांतर होता है किसके बीच दी? करंट और वोल्टेज के बीच। एलसीआर परिपथ के कलांतर करंट वोल्टेज के बीच कितना होता है? tan phi = XL - XC/R। पढ़ी देखिएगा, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। और कौन सा स्थिति कह रहा है? अनुनादी स्थिति कह रहा है। तो अनुनादी स्थिति में क्या होता है? XL = XC होता है। तो tan phi = XL के जगह XC रखोगे तो XC - XC/R हो जाएगा। XC - XC 0 हो जाएगा, 0 हो। तो tan phi = क्या आ गया? 0। और tan कितना मान 0 होता है? tan 0 का मान 0 होता है। तो यहां से tan कैंसल, phi = 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। तो आंसर आप सी लिख सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, फाई कोण का कलांतर हो, कलांतर मतलब फेज डिफरेंट कलांतर हो, तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का मान होता है, गुणांक का मान होता है। मान कोफिशिएंट ऑफ पावर होता है शक्ति गुणांक का अंग्रेजी। पहला ऑप्शन है tan phi, दूसरा ऑप्शन है cos स्क्वायर phi, तीसरा ऑप्शन है sin phi और चौथा ऑप्शन है cos phi। भैया आप पढ़े हैं
आप पढ़े हैं कि अगर एसी परिपथ में करंट आई और वोल्टेज या ईएमएफ के बीच कालांतर फाई हो तो आप पढ़े हैं शक्ति गुणांक। कहाँ पढ़े हैं बताइए? आपने पढ़ा था PAV बराबर IRMS गुना VRMS गुना कॉस फाई, याद है? वो जो कॉस फाई है ना वही शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक को कॉस फाई दर्शाते हैं। अतः कॉस फाई बराबर कहाँ हो जाएगा? PAV बट्टा IRMS गुना VRMS, मतलब औसत शक्ति डिवाइडेड बाय आभासी शक्ति, या कॉस फाई बराबर यथार्थ शक्ति बट्टा आभासी शक्ति। तो इसका आंसर कॉस फाई हो जाएगा। तो आंसर आप डी लिखोगे। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऑब्जेक्टिव हल करोगे तब नीट क्वालिफाई होगा, वैसे हवा में नीट थोड़ी क्वालिफाई हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो बताओ क्या होता है? पढ़ाए हैं थ्योरी में। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक पूछ रहा है, मतलब कॉस फाई पूछ रहा है। शक्ति गुणांक होता है, गुणांक होता है नंबर ए एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। पहला ऑप्शन है R प्लस ओमेगा एल, दूसरा ऑप्शन है R बट्टे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है R रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है ओमेगा एल बाय आर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, मतलब एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा? एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक है कितना होगा? ठीक है, तो एक बार बताइए एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक। तो एलआर परिपथ का फेजर ग्राफ बताओ कैसा होता है? एलआर परिपथ में आर भी है एल भी है, दोनों है। तो आर में क्या होता है? आर में धारा वोल्टेज तो सेम फेज में होता है। ये हुआ आर परिपथ का करंट और ये हुआ आर परिपथ का वोल्टेज। अब चूंकि एलआर परिपथ में केवल आर ए नहीं है, एल भी है, तो आर परिपथ में करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है। एल परिपथ में करंट वोल्टेज से π/2 पीछे होता है, तो वोल्टेज π/2 आगे होगा। ये होगा VL। अब ये VR है, ये VL है, ये एंगल कितना होगा? π/2। ये VL है, ये VR है, तो इन दोनों का परिणामी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा परिणामी, और ये हो जाएगा फाई एंगल। तो आप एक काम करो, परिणामी यहां कितना निकलेगा बताओ? परिणामी आएगा रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL का। अरे यार, इन दोनों का परिणामी तो ये ना होगा। ये क्या है? फाई के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, थर्ड साइड आधार। तो परिणामी जो तो कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या आधार के स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। अब ये होगा V बराबर रूट अंडर, इसका वैल्यू क्या होता है? IR का स्क्वायर प्लस, और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है IXL का स्क्वायर। अब बताइए I इसमें भी I इसमें भी, तो I स्क्वायर कॉमन आएगा, उसका वर्गमूल क्या निकलेगा? IN निकलेगा। तो ये हो जाएगा V बराबर I रूट अंडर R स्क्वायर प्लस
XL का स्क्वायर। अब बताओ XL का मान कितना होता है? XL का मान होता है ओमेगा L। तो V बराबर I रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L। स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर में हो जाएगा, तो ओमेगा का भी स्क्वायर होगा, L का भी स्क्वायर होगा। ये तो परिणामी वोल्टेज निकला। हमको क्या निकालना है? शक्ति गुणांक। LR परिपथ क्या निकालना है? शक्ति गुणांक। तो अब आप यहां लिखोगे LR परिपथ का शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को किससे दर्शाते हैं? cos फाई से। cos फाई बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। आधार देखो क्या है? आधार आपका तो ये ना है, देखो फाई के सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कर्ण, थर्ड साइड आधार। तो आधार क्या है आपका? VR। अब कर्ण क्या है आपका? V। तो VR बाय V हो जाएगा। तो cos फाई इक्वल टू VR। देखो कितना VR का मान कितना होता है यार? VR का मान होता है IR। पढ़े हो कि नहीं बताओ? तो VR का मान होगा IR। थ्योरी में देखिएगा VR सबका मान निकाला हुआ है। और V का मान अभी तुम निकाले हो। कहाँ निकाले हो? V का मान। V का मान निकाले हो I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। आई डोला, तो cos फाई बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा R बट्टर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। यही आंसर होगा। अब देखो कौन ऑप्शन आपका टेली करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। तो आंसर बी मार सकते हो। अगर जानते तो बढ़िया बात है, नहीं जानते फिर इसको तैयारी करो। हवा पानी देने से नहीं होगा, नॉलेज पर सब कुछ डिपेंड करता है। आजकल के बच्चे जो है ना, हवा पानी थोड़ा ज्यादा देता है, पढ़ाई कम है, हवा पानी ज्यादा। इसलिए हवा पानी मत दे बेटा, रियलिटी खोज। जीवन में जिस दिन रियलिटी पकड़ लोगे, समझो उस दिन महान बनना शुरू हो जाओगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते सुनो। कहता है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः PT तथा PA तो शक्ति गुणांक है। पहला ऑप्शन PTA बाय PA, दूसरा ऑप्शन PT इंटू PA, तीसरा ऑप्शन PA बट्टे PT, और चौथा ऑप्शन PA प्लस PT। देखो क्वेश्चन क्या कहते समझो। कहता है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः PT था PA हो तो शक्ति गुणन क्या होगा? मतलब cos फाई पूछ रहा है। देखो बेटा हम यहां बताते हैं, समझो ध्यान से। देखो आपने पढ़ा है PAV बराबर IRMS गुना VRMS गुना cos फाई। याद है? ये एसी परिवहन शक्ति व्यय का इक्वेशन है। ये
बेटा ये जो है ना पीए भी, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत शक्ति। औसत शक्ति या बेटा इसी को यथार्थ शक्ति कहा जाता है। यथार्थ शक्ति। और ये जो है ये है आभासी शक्ति। आभासी शक्ति। और यही है आपका शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन कहते हैं यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ शक्ति और आभासी शक्ति क्रम से पीटी और पीए, मतलब इसको मान लिया गया पीटी और इसको मान लिया गया पीए, तो पूछ रहा है शक्ति गुणांक क्या होगा। तो देखो क्या होगा, तो cos फाइव बराबर क्या हो जाएगा, पीटी बट्टे पीए ना हो जाएगा यार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आंसर ए लिख सकते हो आप। आज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी। धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी। नंबर पहला ऑप्शन है क्या है, 25 हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर है 50 हर्ट्ज। सी नंबर है 100 हर्ट्ज और डी नंबर है 200 हर्ट्ज। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहते हैं घरेलू आपूर्ति मतलब घर में जो आप डिवाइस से यूज करते हैं उसमें जो करंट व्यय होता है उसी का बात कर रहे हैं यहाँ कि घरेलू आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। मतलब घर में जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं उस डिवाइस में जो विद्युत खपत होती है, उस डिवाइस में जो इलेक्ट्रिसिटी खपत होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी खपत होने की जो फ्रीक्वेंसी है उस डिवाइस का वो 50 हर्ट्ज है। कहते धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी। आप एक बार बताओ, जब आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या होती है ना। आप एक बार बताओ, जब धारा परिपथ में एक चक्र लगाता है, कौन धारा, एसी धारा, तो एक चक्र में क्या होता है, 2 बार जीरो होता है करंट, 2 बार जीरो होता है एक चक्र में और 2 बार मैक्सिमम होता है। पता है कि नहीं, एसी परिपथ में जब करंट एक चक्र लगाता है तो एक चक्र में क्या होता है, 2 बार जीरो होता है, 2 बार मैक्सिमम होता है। धारा 2 बार जीरो होता है, 2 बार मैक्सिमम होता है। तो भैया यहाँ पर आवृत्ति कितना दे रखा है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक चक्र की आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे रखा है और एक चक्र में धारा कई बार जीरो होता है, 2 बार। तो इसलिए कहते शून्य होने की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो 2 गुना 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हर्ट्ज, ये हो जाएगा कितना, 100 हर्ट्ज हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर यही होगा। तो आप आंसर सी लिख सकते हो, आंसर सी। आज जो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी एलसीआर परिपथ ऊर्जा का क्षय होता है।
किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय मतलब लॉस, ऊर्जा का क्षय होता है। नंबर ए। आप ये बताओ, अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप ईमानदारी से बोलो, अगर रेगुलर आप क्लास किए हैं, क्या ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव है जो कि नहीं पढ़ाए हैं? अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो और ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हो तो तुम सही जवाब दोगे सर वास्तव में अभी तक ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है जो थ्योरी से बाहर है। ध्यान दीजिए, कहते हैं एलसीआर परिपथ में एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। पहला ऑप्शन है प्रेरक में मतलब कुंडली। दूसरा ऑप्शन है क्या है, प्रतिरोधक मतलब रेसिस्टेंस। तीसरा ऑप्शन है संधारित्र मतलब कैपेसिटर। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी में। यार ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कहता है कि किसी एलसीआर परिपथ ऊर्जा क्षय होता है। बेटा, जिस परिपथ में करंट के प्रवाह से शक्ति का व्यय होगा ना, ठीक है, औसत शक्ति का व्यय होगा, पीएवी का व्यय होगा, समझो उसी परिपथ में करंट के प्रवाह से ऊर्जा का क्षय होगा। फिक्स है, क्योंकि अगर शक्ति का व्यय होगी जिस परिपथ में, तो उसमें ऊर्जा का क्षय होगा तो वायर गर्म हो जाएगा, डिवाइस हीट हो जाएगा। जिस डिवाइस में हमारे घर में जो सर्किट लगा हुआ, बल्ब है, पंखा है, ये सब जो आपका आर सर्किट में आता है। और आपने थ्योरी में पढ़े हो कि एल और सी परिपथ में करंट के प्रवाह शक्ति का व्यय नहीं होता है। इसका मतलब एल और सी सर्किट में शक्ति का क्षय नहीं होता होगा। लेकिन आर परिपथ में करंट के प्रवाह शक्ति का व्यय होता है। कितना होता है? पीएवी बराबर आई आर एम एस गुना वी आर एम एस। क्योंकि आर सर्किट में करंट वोल्टेज भी कालांतर 0 डिग्री होता है। और औसत शक्ति पढ़े हो, पीएवी बराबर आई आर एम एस गुना वी आर एम एस गुना कॉस फाई, कॉस 0 खुद 1 हो जाएगा। तो केवल आर परिपथ में करंट के प्रवाह शक्ति का व्यय होता है, और जिस परिपथ में करंट के प्रवाह शक्ति का व्यय होगा उसी परिपथ में ऊर्जा का क्षय होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। तो आप आंसर बी लगा सकते हैं। देखो, प्रैक्टिकली तो ये सही नहीं है, मैथमेटिकल ये सही है, मैथमेटिकल ये प्रूफ है कि एल और सी परिपथ में करंट की प्रवाह शक्ति की व्यय नहीं होती है। लेकिन प्रैक्टिकली जब जाओगे तो जैसे नाइट बल्ब है, वो 0 वाट का बल्ब होता है, तो उसमें करंट की प्रवाह शक्ति की व्यय नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भी शक्ति की व्यय होता है, क्योंकि उसका फिलामेंट हीट होता है। वो जिस वायर में करंट उसमें जा रहा है, उस वायर में कुछ करंट के प्रवाह से उष्मा का व्यय होता है। मतलब उसमें करंट मतलब विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा बदलता है। तो ये कुछ न कुछ एनर्जी का क्षय होता ही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29। तीस तक आप बताएंगे, बाकी 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो अगली क्लास में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किसी श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में, किसी श्रेणीबद्ध श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में एल बराबर 8 हेनरी, सी बराबर 0.5 माइक्रोफैराड तथा आर
आर बराबर 100 ओम है। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है। पहला ऑप्शन है 1000 बटे पाई हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन है 500 बाय पाई हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन है 250 बाय पाई हर्ट्ज। और डी नंबर ऑप्शन है 125 बटे पाई हर्ट्ज। देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं समझो। कहते किसी श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में एल है 8 हेनरी, एल मतलब स्वप्रेरकत्व। अरे एलसीआर है तो इसमें कुंडली भी है, संधारित्र भी है, प्रतिरोध भी है ना। तो कुंडली का प्रेरकत्व क्या होता है? एल होता है। संधारित्र की धारिता क्या होता है? सी होता है। तो किसी श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में एल 8 हेनरी है, सी है 0.5 माइक्रोफराड, आर है 100 ओम। तो कहते हैं परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। आसान क्वेश्चन है। देखो एल कितना दे रखा है? एल दे रखा है 8 हेनरी। सी कितना दे रखा है यार? 0.5 माइक्रोफराड। आप इसको माइक्रोफराड को फराड में बदल दो। 1 माइक्रोफराड बराबर 10⁻⁶ फराड होता है। तो 0.5 माइक्रोफराड हो जाएगा, 0.5 गुना 10⁻⁶ फराड हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आर कितना दे रखा? आर दे रखा है 100 ओम। ठीक है। वैसे भी हम जानते हैं कि अनुनादी आवर्ती जो होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब बताइए अनुनादी आवर्ती क्या होता है एलसीआर परिपथ का? अनुनादी आवर्ती बोलो। एलसीआर परिपथ का अनुनादी आवर्ती बोलो क्या होता है? एलसीआर परिपथ का अनुनादी आवर्ती बोला रे। एफ इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट अंडर LC। याद है? तो ये हो जाए एफ इक्वल टू 1/f0 लिखते हैं, f0 2 पाई बराबर रूट अंडर एल का मान पुट करो, सी का मान पुट करो। एल का मान कितना है? 8 मल्टीप्लाई सी का मान कितना है भाईजान? 0.5 गुना 10⁻⁶ है कि नहीं? अब एक बार बताओ, इसको गुना कर दो तो f0 इक्वल टू आएगा 1/2 पाई, और इसको गुना करोगे तो 8.40 4 गुना 10⁻⁶ हो जाएगा। अब हम यहाँ बता रहे हैं ये हो जाए f0 इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर। अब बताओ 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, और 10⁻⁶ को क्या लिखोगे? 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये होगा 2 गुना 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब बताओ इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल सबको पता है 1/2 पाई गुना, इसका वर्गमूल आएगा 2 गुना 10⁻³ आएगा कि नहीं? अरे यार ये स्क्वायर में है तो वर्गमूल तो यही निकलेगा। 2 दूना 4, तो f0 बराबर हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, और ये 10⁻³ ऊपर जाए 10⁻+3 ना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 पाई हो जाएगा। अब ये f0 इक्वल टू 10⁻³ को क्या लिखोगे? 1000 लिखोगे, और डिवाइडेड बाय 4 पाई है ना रे। ये कटेगा कितना मत में? 25 चौका 100। तो f0 इक्वल टू हो जाएगा 250 अब बट्टे पाए। यही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा सी नंबर। तो आंसर सी आप लगा सकते हो। हर्ट्ज में आएगा, हर्ट्ज में, एग्जैक्ट में आवृत्ति का मात्रक एग्जैक्ट में होता है। अब आ गया ये, हम आ गए हैं 29 लास्ट क्वेश्चन आज है। ठीक है,
उसके बाद जो 10 बचा है ना वो अगले क्लास में बताएंगे। देखो बेटा, थोड़ा सा समझ में आता है लाइक कमेंट कर दो, तुम ही का सर है, ठीक है, तो थोड़ा लाइक कमेंट कर दो। लाइक कमेंट कर दोगे तो थोड़ा सा जान आ जाएगा और बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। अगर समझ में आता है लाइक कमेंट कर दो बेटा, तुम्हारी लिए मेहनत करते हैं, ध्यान दो। आज जो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यदि एक माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र, एक आवेशित संधारित्र, एक आवेशित संधारित्र 10 मिली हेनरी के एक आदर्श प्रेरित्र, एक आदर्श प्रेरित्र, प्रेरित्र मतलब कुंडली, आदर्श प्रेरित्र मतलब जिसको यूज में नहीं लाया गया, के शीरों के बीच जोड़ा जाए, तो आवेश के आवर्ती दोलन, आवेश के आवर्ती दोलन, दोलन मतलब कंपन की कोणीय आवर्ती, की कोणीय आवर्ती रेडियन पर सेकंड में होगी, रेडियन पर सेकंड में होगी। इसका ऑप्शन पहला दे रखा है नंबर ए 10⁻⁻8 रेडियन पर सेकेंड, दूसरा दे रखा है 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, तीसरा दे रखा है 10⁴ रेडियन पर सेकेंड, और चौथा दे रखा है डी नंबर 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं समझो, न्यूमेरिकल है। कहते हैं यदि एक माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र 10 मिली हेनरी के एक आदर्श प्रेरित के शीरों के बीच जोड़ा जाए तो आवेश के आवर्ती दोलन की कोणीय आवर्ती रेडियन पर सेकंड में क्या होगी। यहां पर आप देखो, मैं बताता हूं क्या होगा। यहां क्वेश्चन कहते हैं कि 1 माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र है, ठीक है, तो यहां आपको सी दे रखा है कितना, 1 माइक्रोफैराड। आप इसको फैराड को बदल दो, माइक्रोफैराड को फैराड में बदल दो, तो ये 1 × 10⁻⁶ फैराड हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है आवेशित संधारित्र 10 मिली हेनरी के एक आदर्श प्रेरित्र के सिरों जोड़ा गया, मतलब एल दे रखा आपको 10 मिली हेनरी, तो इसको भी आप हेनरी में बदल दो, 10 × 10 के पावर -3 हेनरी हो जाएगा। सिरों के बीच जोड़ा जाए तो आवेश, तो कहते हैं तो आवेश के आवर्ती दोलन की कोणीय आवर्ती क्या होगी। कोणीय आवर्ती पूछ रहा, मतलब ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, बताइए आप हमको। ओमेगा इक्वल टू होता है 1/√LC। ये 1/√L कितना है आपका, L है 1 × 10⁻⁶ गुना, C कितना है आपका 10 × 10⁻⁶ है कि नहीं बताइए। ओमेगा इक्वल टू √100, 1/√100, ये क्या होगा बताइए। 1 0 10 से इसको गुना कीजिए, 10 का -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁸। अरे यार 10⁻⁻1 × 10⁻⁶ से 10 × 10⁻3 है, तो एक 10 यहाँ गुना है तो इसका -2 हो जाएगा, और 1 × 10⁻6 से 10⁻6 × 10⁻2 10⁻8 हो जाएगा। और तुम इसको क्या लिख सकते हो, 1/√100
√100 10⁻⁴ का होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं बताओ। तो यह आएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा, √100 इसका वर्गमूल आएगा 10⁻⁴। और इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, 10⁻⁴ रेडियन पर सेकंड नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। तो आप आंसर सी लिख सकते हो। आज इतना ही, बाकी 10 क्वेश्चन और है अल्टरनेटिंग करंट में, जो कल हम बता देंगे आपको। देखो बेटा, मेहनत से ही आपकी जीवन बदलेगी। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, मेहनत कीजिए। बाकी आपसे कोई अति नहीं है, आप केवल आप मेहनत करें, आपकी जिंदगी स्मार्ट हो, यही हम गॉड से और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। और यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है।